everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we have entered into our class number 1 of non-aqueous solvents. And in this particular video, we are going to discuss that what are non-aqueous solvents, what are their physical properties, and the third one, what are their role in the chemical reactions. So let me just share the screen with you all, and here we are. Yes. So this is non-aqueous solvents part number 1. यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि non-aqueous solvent की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है. नॉर्मल बात करते हैं सॉल्वेंट की. वो सॉल्वेंट जो हम सबको मालूम है एंड दैट इज वाटर. वाटर है. हाँ, ये नॉन एक्वस तो नहीं है, क्योंकि नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स तो वो सॉल्वेंट्स होते हैं जो पानी के अलावा है. लेकिन बात करें अगर पानी की, पानी किस तरीके का सॉल्वेंट है, तो उसको हम देखते हैं कि पानी बहुत अच्छा सॉल्वेंट है. ऐसा क्यों? पानी एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट इस वजह से है क्योंकि एक तो ये रेडिली अवेलेबल है. हर जगह पानी की अवेलेबिलिटी होती है. प्योरीफाई करना बहुत आसान है इसको. ठीक है. मोर ओवर, अगर हमें कोई भी सॉल्वेंट चाहिए तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे ना कि एक काफी बड़ी रेंज तक वो एज अ लिक्विड एग्जिस्ट करे. लिक्विड होगा तभी वो चीजों को डिसॉल्व करवाएगा. तो वो चीज पॉजिटिव है वाटर के केस में, क्योंकि वाटर के केस में क्या है कि 0 to 100 डिग्री सेल्सियस तक एक बहुत अच्छी रेंज हमें मिल जाती है, जिसमें वाटर एज अ लिक्विड की तरह काम करता है. इसके अलावा जब हमने कोई भी पोलर सब्सटेंस को डिसॉल्व करवाना है तो वी जस्ट वांट कि जो सॉल्वेंट है वो हमारी हेल्प करे उस पोलर सब्सटेंस को डिसॉल्व करवाने के लिए. तो उस सॉल्वेंट की उस करेक्टरिस्टिक को नापने वाला या उस सॉल्वेंट की करेक्टरिस्टिक को मेजर करने वाला कि वो कितनी आसानी से किसी पोलर सब्सटेंस को डिसॉल्व करवाता है, वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो वाटर के केस में वो प्रॉपर्टी एक ज्यादा अमाउंट में है, यानी वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? ज्यादा. एंड दैट इज 78.5. इसके अलावा हर सॉल्वेंट की अपनी एक स्पेसिफिक हीट होती है, हीट ऑफ वोलेटिलाइजेशन, डाइपोल मोमेंट. तो वाटर के केस में ये जो तीनों चीजें हैं, जैसे स्पेसिफिक हीट, हीट ऑफ वोलेटिलाइजेशन या डाइपोल मोमेंट, वो एक अच्छी अमाउंट में है, एक अच्छी वैल्यू है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा कॉमन सॉल्वेंट है. और अगर हम आज भी अपनी लैब की बात करें तो बहुत सी चीजें हम वाटर में ही सोल्यूबलाइज करवाते हैं. ठीक है. इसके अलावा हमें और क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है कि जो भी हम सॉल्वेंट ले रहे हैं उसको हैंडल करना आसान हो, वो टॉक्सिक ना हो, पॉइजनस ना हो. तो वाटर जो है वो हमें मालूम ही है कि ये टॉक्सिक तो है नहीं है, और वाटर को हैंडल करना भी बहुत आसान है ना. तो इन सब चीजों की वजह से वाटर को एक बहुत कॉमन सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया गया है. इवन करते भी हैं. और जो बाकी नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कवरी, उनके ऊपर काम बहुत लेट शुरू हुआ था, क्योंकि पहले हमारे पास वाटर ही इतने टाइम से यूज किया आया जा रहा था, बहुत सारी रिएक्शंस इसमें ऑलरेडी हो रही थी. अब बात करें कि वाटर की नेचर एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल, देन वाटर इज न्यूट्रल. ठीक है. वाटर की कोई ऑर्डर होती है तो नो, वाटर इज ऑर्डरलेस. तो ये है इसकी प्रॉपर्टी. तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स किनको बोलेंगे जो हमने पढ़ना है? ये तो हमने वाटर का एक ब्रीफिंग लिया, ठीक है ना. तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स किनको बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्वेंट हम उन सॉल्वेंट्स को बोलेंगे जो पानी के अलावा है. पानी वाला, पानी से आया एक्वस, है ना. तो जो पानी के अलावा कोई भी सॉल्वेंट है जिसको हम अपनी लैब में यूज कर रहे हैं, उसको बोला जाता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्यों रिक्वायर होता है? क्योंकि हमें पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन करवानी होती है. तो बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं, जिनमें से कुछ का मैंने जिक्र किया हुआ है. लिक्विड एमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी थर्ड वीडियो में, नहीं फोर्थ वीडियो में पढ़ाऊंगी डिटेल में. ठीक है. फिर H2SO4 हो गया, किंग ऑफ केमिकल्स, है ना. लिक्विड HF, लिक्विड SO2, बेंजीन, CCl4. तो हमें जो मेन डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है लिक्विड अमोनिया और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड. लिक्विड अमोनिया आपको देखने को मिलेगा पार्ट नंबर 4 ऑफ दिस वीडियो, और पार्ट नंबर 5 ऑफ दिस वीडियो, मतलब इस प्लेलिस्ट, पार्ट नंबर 4 ऑफ दिस प्लेलिस्ट और पार्ट नंबर 5 ऑफ दिस प्लेलिस्ट आपको ये देखने को मिलने वाला है. तो यही दो हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं. बाकी इनका H2SO4, HF, बेंजीन, CCl4, इनके बारे में मैंने आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर करवाया था, वहां पे भी ये डिस्कशन करवा रखी है इनके सॉल्वेंट्स की. और यहाँ पे भी मैं आपको आइडिया दूंगी, थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगी जितना रिक्वायर्ड है. सो यहाँ देखिए आगे
कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स एंड देयर रोल इन केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में सॉल्वेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या रोल है। सबसे पहले तो कोई भी सॉल्वेंट हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। एक तो ये कि केमिकल रिएक्शंस कितनी अपने आप में वो कंडक्ट करवा पा रहा है, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें क्या वो उनको आसानी से सेपरेट करवा पा रहे हैं। ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट की जो यूजफुलनेस है वो कहाँ से देखते हैं हम, कि केमिकल रिएक्शंस कितनी उसमें हो पा रही है, क्या वो प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब हर सॉल्वेंट की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैं आपको पहला एक बताती हूँ, वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें क्या आइडिया देता है, ये आइडिया देता है कि लिक्विड की रेंज कितनी है। कोई भी सॉल्वेंट है वो कितनी रेंज तक एज अ लिक्विड की तरह काम कर सकता है या रह सकता है। ठीक है, तो ज्यादातर रिएक्शंस जो है वो हमारी लिक्विड फेज में ही करवाई जाती हैं। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमें उसका आइडिया भी देता है। अब आपके सामने जैसे वाटर है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपको दिख रहा है 0 to 100, तो वाटर में काफी अच्छी रेंज दे रखी है। इसके अलावा और किसकी अच्छी रेंज देख पा रहे हैं हम, एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड की भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर रेंज ही है 16.6 to 118.1, काफी फिजिबल सी रेंज है और अच्छी खासी रेंज है जिसपे रिएक्शंस कवर अप करवाई जा सकती है। फिर हम बात करते हैं एमोनिया की। एमोनिया का आप देखें तो नेगेटिव में टेम्परेचर है, मतलब माइनस में टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट भी आपका माइनस में है। सल्फर डाइऑक्साइड की करें तो यहाँ पे भी, तो यहाँ ना एक कंपैरिजन हम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि वाटर और CH3COOH जो है, यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का रेंज बहुत हाई है। इस वजह से हम इसको ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड की, यहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर्स की जो रेंज है, बेशक ये अच्छी रेंज है, बट ये रेंज लो टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो इसको हम फिर उसी तरीके से यूज करेंगे जब हमें पता है कि फिजिबल है हमारे मतलब जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं या जिस लैब में हम काम कर रहे हैं, अगर वहां पे लो टेम्परेचर अटेन करना आसान है और कुछ उस तरीके की केमिकल रिएक्शंस आपको अटेन करवानी है जहाँ पे पता है कि अमोनिया में वो हो जाएगी, तो हम अमोनिया यूज कर लेंगे। अगर सल्फर डाइऑक्साइड में, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड में मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वो करवा देंगे। ठीक है ना, तो ये हमें एक रेंज बता देता है कि आप इस सॉल्वेंट के साथ सिर्फ इतनी रेंज में ही काम कर सकते हो। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये बहुत अच्छी चीज है। हीट ऑफ फ्यूजन हम 9th क्लास में कंसेप्ट पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, कि हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। ये है कि किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में अगर आपको चेंज करना है एट 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर पे अगर आपको सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरीके से अगर आपको लिक्विड को गैस में चेंज करना है 1 atm प्रेशर पे, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट विल बी द हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यही जैसे भी मैंने कोई क्वांटिटी मेंशन नहीं करी है ना, तो मैं नॉर्मल इनको हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल रही हूँ। अगर यहाँ पे मैं क्वांटिटी मेंशन कर दूं कि 1 मोल है, 1 मोल सॉलिड को अगर आपने 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कितना आपके पास चाहिए हीट, तो दैट विल बी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरीके से अगर आपको 1 मोल लिक्विड को वेपर में चेंज करना है, गैस में चेंज करना है, तो कितनी हीट चाहिए, दैट विल बी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें एक इंसाइट देता है कि कोई भी जो सॉल्वेंट है उस उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस नेचर के हैं, आर दे पोलर और नॉन पोलर, और उनके अंदर स्ट्रेंथ कौन सी है, मतलब किस टाइप ऑफ फोर्सेस के साथ वो जुड़े हुए हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं या एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के तौर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब कि उनके अंदर जो फोर्सेस हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, और एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब कि उनके अंदर फोर्सेस स्ट्रांग है, इस वजह से वो इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमें अगर इसका आइडिया मिल जाएगा तो हम सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज को देख पाएंगे। तो इन सबको देखने का ना एक तरीका होता है, वो है ट्राउटन कांस्टेंट। ठीक है, वो बताती हूँ।
अब इतनी सी चीज तो आपको क्लियर हो गई ना, कि जैसे अगर आपके पास डेल्टा एच फ्यूजन ज्यादा है, अगर फ्यूजन की हीट ज्यादा है, तो इसका मतलब उसकी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्सेस होंगी। और मान लीजिए इसी तरीके से, मतलब ये सॉलिड बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, तभी उसकी फ्यूजन की हीट ज्यादा लग रही है। इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि डेल्टा एच इवेपोरेशन यानी हीट ऑफ इवेपराइजेशन आपके पास ज्यादा है, तो इसका मतलब लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्सेस ज्यादा। ठीक है। तो इन सब को मेजर करने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसको ट्राउटन कांस्टेंट बोला जाता है, और ट्राउटन कांस्टेंट आता है डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टीबी। डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टीबी। ठीक है। टीबी हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। ये क्या है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट। और डेल्टा एच वेपराइजेशन आपको पता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ट्राउटन कांस्टेंट अलग यूनिट में अलग वैल्यू देगा। ठीक है। जैसे अगर आप मान लीजिए डेल्टा एच वेपोरेशन ले रहे हो, अगर आपने कैलोरी में लिया और टेम्परेचर आपने लिया केल्विन में, तो ट्राउटन कांस्टेंट की 21.5 वैल्यू आ रही है, तो आप उसको एक नॉर्मल लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करोगे। एक ऐसा लिक्विड जहां पे मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनमें आपस में कोई बहुत ज्यादा एसोसिएशन नहीं है। अगर आपके पास वैल्यू अराउंड 21.5 आ रही है, तो इसका मतलब वो लिक्विड नॉर्मली ही एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप डेल्टा एच इवेपोराइजेशन की बात करते हो, और अगर आपका डेल्टा एच जूल में है, तो टेम्परेचर जो होगा वो केल्विन में होगा, और ट्राउटन कांस्टेंट की वैल्यू होगी 90। ठीक है। डेल्टा एच वेपराइजेशन अगर कैलोरी में है, टेम्परेचर आपका केल्विन में है, तो ट्राउटन कांस्टेंट की वैल्यू 21.5 है। इसी तरीके से डेल्टा एच वेपराइजेशन अगर जूल में है, टेम्परेचर केल्विन में है, तो ट्राउटन कांस्टेंट 90 के करीब का वैल्यू। अगर आपको दिख रहा है कि 21.5 के करीब वैल्यू है, देन यू विल से कि ये एक नॉर्मल लिक्विड है। अगर आपको दिख रहा है कि ये 90 के करीब वैल्यू है, देन अगेन यू विल से कि ये एक नॉर्मल लिक्विड है। लेकिन अगर आपको ट्राउटन कांस्टेंट की वैल्यू 21.5 से लग रही है ज्यादा, वो कैसे, 21.5 से वैल्यू ज्यादा कैसे होगी, अगर आपके पास हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है। ठीक है। आपके पास अगर हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है, मतलब 21.5 से वैल्यू ज्यादा है, तो आप ये बोलोगे कि वो सॉल्वेंट के अंदर किसी ना किसी टाइप की एसोसिएशन, किसी ना किसी टाइप की क्या है, एसोसिएशन। ये देखो मैंने लिखा हुआ कि नॉर्मल लिक्विड मतलब इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनमें कोई खास बॉन्ड्स नहीं है आपस में। लेकिन अगर हम बात करें ट्राउटन कांस्टेंट ज्यादा है, तो इसका मतलब वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के तौर पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। तो ये चीज होती है। और एसोसिएशन किसकी वजह से है वो आपको पता चल जाएगा फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ट्राउटन कांस्टेंट, क्योंकि उसका भी लिटरेचर में दे रखा है कि अगर इतनी वैल्यू है तो मतलब इनके अंदर ये वाली फोर्सेस है। देन हम चलते हैं आगे। आगे क्या है स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से देखना हमें। ठीक है। अब देखो ना कि ध्यान से, एक चीज मैं आपको बताना चाह रही थी कि जैसे ट्राउटन कांस्टेंट के बारे में हमने पढ़ा है ना, तो अब अगर आप बात करें जैसे वाटर, एक मिनट ये चल क्यों नहीं रहा, ओए यार, वेट स्टूडेंट्स, लिखा नहीं जा रहा, मैं कोशिश कर रही हूँ लिखने की। अब आ रहा है। जैसे वाटर की बात करते हैं, या हम बात करते हैं अमोनिया की, या फिर बात करते हैं HF, तो ये सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जहां पे हमारे पास ट्राउटन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो नॉर्मल से ज्यादा है। वो नॉर्मल से ज्यादा है, जैसे 21.5 से ज्यादा हो गई है, 90 से ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब ये है साफ साफ यहाँ से कि इनकी वैल्यू ज्यादा है, ये एसोसिएटेड लिक्विड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एसोसिएटेड लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करने का मतलब ये मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एसोसिएशन में क्यों रहते हैं, वो इसलिए, जैसे मान लीजिए आपके पास पोलर है, ठीक है ना, तो पोलर के आसपास आपके पास दूसरे मॉलिक्यूल के पोलर चीजें जुड़ जाएंगी, तो ना ये ऑपोजिट आयंस जो है वो अट्रैक्ट कर लेते हैं और इनके अराउंड एसोसिएशन बन जाती है। तो एसोसिएशन की वजह से ये ऐसे जुड़ी जुड़ी फॉर्म में रहते हैं। हमें मालूम है कि H2O, NH3, HF ये सारे के सारे पोलर है। हालांकि इनके अंदर की पोलैरिटी डिफर करेंगी अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट स्टिल हम क्या देखेंगे कि ये एज अ एसोसिएटेड लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है जी। तो उसके अलावा हम आगे देखते हैं जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है या एक प्रॉपर्टी है जो कि सॉल्वेंट की पोलर नेचर को मेजर करती है। कोई भी सॉल्वेंट है, उसका पोलर नेचर क्या है, उसकी पोलैरिटी कितनी है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर करता है। तो अब देखो, अगर कोई भी, हमें एक चीज पता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना, ये चीज हमें मालूम है। तो अगर हमें पता चल जाए कि पोलर नेचर कितनी है सॉल्वेंट की, तो हम उस सॉल्वेंट में पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस की सोल्युबिलिटी फाइंड आउट कर पाएंगे। हम देख पाएंगे कि उस सॉल्वेंट में पोलर सब्सटेंस कितना डिसॉल्व हो सकता है और नॉन पोलर कितना हो सकता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि किसी भी सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना ज्यादा है। तो जब हम फिजिक्स में चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस 2 में, तो हम वहां पे एक कूलम्बिक लॉ पढ़ते हैं जिसमें ये होता है कि F इज इक्वल टू क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना, ये चीज हम पढ़ते हैं। तो ये जो एप्साइलन है, ये यहाँ पे हमें ऐड करना है। ये एप्साइलन क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हुआ, अगर डिनोमिनेटर में ये क्वांटिटी ज्यादा है, तो न्यूमिनेटर में ये क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। यानी ये कि अगर आपका किसी भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, तो उस सॉल्वेंट के आयंस की इंटरेक्शन कम होगी, उसका टूटना लाजमी है, वो आराम से टूट जाएगा। और अगर टूट जाएगा तो डेफिनेटली सोल्यूबलाइज करवाने की उसकी पावर ज्यादा है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर किसी भी चीज का ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगी उसके आयंस को सेपरेट करने के लिए। इस वजह से वो किसी भी आयनिक सब्सटेंस को सोल्यूबलाइज करवा लेगा। किसी भी आयनिक सब्सटेंस को क्या करवा लेगा? सोल्यूबलाइज करवा लेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसका एप्साइलन है कम, तो उसकी फोर्स क्या होगी? ज्यादा। तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी किसी भी पोलर चीज को डिसॉल्व करवाने के लिए। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे वैल्यूज शो करूँ स्टूडेंट्स, तो आप देख लीजिए HF और H2O की वैल्यू बहुत हाई है, यानी ये पोलर सब्सटेंसेस को अपने आप में डिसॉल्व करवाते हैं। लेकिन यही अगर NH3 और SO2 की बात करें, तो इनकी वैल्यू जो है वो कम है, यानी ये कम पोलर चीजों को करवा सकते हैं डिसॉल्व। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि इनकी टेंडेंसी कम है। बट अगर हम बात करें जैसे कि कार्बोनेट्स, जैसे थोड़े से कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं ना, जैसे हम बात करते हैं सल्फेट्स, या फिर हम बात करते हैं फोस्फेट्स, कार्बोनेट, सल्फेट्स, फोस्फेट्स, तो ये कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो कि अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड में वैसे ही इंसॉल्युबल है। वो इसलिए इंसॉल्युबल है क्योंकि इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है। इस वजह से कार्बोनेट, सल्फेट्स और फोस्फेट्स क्या है हमारे पास? इंसॉल्युबल होते हैं। कौन कौन से सॉल्वेंट्स में? NH3 और SO2 में। जबकि अगर हम बात करते हैं HF की या H2O की, वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा सोल्यूबलाइज करवाते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे है हमारे पास डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जिसको हम न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट का एक सीधा सीधा रिलेशन पाया जाता है, दैट इज विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये बॉन्ड की पोलैरिटी के साथ रिलेटेड है। अगर किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा है तो मतलब सोल्वेंट और सोल्यूट में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, सोल्वेंट और सोल्यूट में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और अगर सोल्वेंट और सोल्यूट में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, तो इसका मतलब उस टाइम सोल्वेशन एनर्जी हाई रिलीज होगी। और अगर सोल्वेशन एनर्जी हाई रिलीज हुई, इसका मतलब कि जो उसके लैटिस एनर्जी को तोड़ने के लिए, मतलब लैटिस को तोड़ने के लिए लैटिस एनर्जी चाहिए थी, वो अपने आप ही प्रोवाइड हो जाएगी। कैसे? एक बार ध्यान से देखिए, आपने सल्यूट को जैसे ही सोलवेंट में डाला, ठीक है, तो डायपोल मोमेंट उसकी इस तरीके की है सॉल्वेंट की, कि वो सोल्यूट को आराम से अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने पे अच्छा खासा बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसकी डायपोल मोमेंट ऐसी है। अच्छा खासा बॉन्ड बनने पे कोई ना कोई एनर्जी रिलीज होगी, सोल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी। यही एनर्जी हेल्प करती है इस सोल्यूट को तुड़वाने के लिए। यानी सोल्यूट और सोल्वेंट की एनर्जी हेल्प करती है कि वो सोल्यूट की लैटिस एनर्जी को ओवरकम करवा सके। तो ये एक फायदा होता है डायपोल मोमेंट का। ठीक है, लार्ज सॉल्वेशन एनर्जी होगी तो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का लैटिस एनर्जी ओवरकम हो जाएगा और आराम से वो जो सोल्यूट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, विस्कोसिटी। ठीक है,
विस्कोसिटी डिपेंड, जैसे अगर पानी और शहद की बात करें, वी कंपेयर वाटर एंड हनी, देन हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। बोथ आर लिक्विड्स बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस इन द फ्लूइडिटी, है ना। तो हनी इज मोर विस्कस। ऐसे ही सोलवेंट की फ्लूइडिटी का मेजर कौन बताता है? विस्कोसिटी। अब कोई भी अगर सोलवेंट ज्यादा विस्कस होगा तो क्या होगा? अगर कोई भी सोलवेंट ज्यादा विस्कस होगा तो उसमें मोबिलिटी कम हो जाएगी, मोबिलिटी कम हो जाएगी तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे अगर हम वाटर, इथाइल अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास सॉल्वेंट्स हैं जो कि लेस विस्कस होते हैं। जो कि क्या होते हैं? लेस विस्कस होते हैं। लेस विस्कस होने की वजह से ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इनका फ्लो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एनहाइड्रस H2SO4 या हाई मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, तो ये ज्यादा विस्कस होंगे और इनमें जो फ्लूइडिटी है वो क्या होगी? कम होगी। अब ना इस फ्लूइडिटी का एक्चुअल में इफेक्ट पड़ता है जब हमें इनको करना होता है सेपरेट आउट। सेपरेट आउट के लिए प्रोसेसेस कैसे होती हैं? जैसे हमारे पास प्रेसिपिटेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, या फिल्ट्रेशन हो गया। ये हमें प्रोसेसेस करवानी होती है सेपरेशन के लिए। क्या क्या? प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन और फिल्ट्रेशन। तो ये वाली प्रोसेसेस लो विस्कस लिक्विड में तो आराम से हो सकती है क्योंकि वहां पे आप चीजों को अलग कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मोर विस्कस लिक्विड होगा तो वहां पे ये प्रोसेसेस कंडक्ट करवानी थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी, जिसकी वजह से हमारा सोलवेंट की यूजफुलनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो हमने एक बेसिक सी प्रॉपर्टी पढ़ी यहाँ पे कि ऑपरेशंस लाइक प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये हमारी लो विस्कोसिटी वाले में हो जाते हैं, हाई विस्कोसिटी वाले में नहीं होते। ठीक है जी। तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना होता है क्योंकि मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था कि केमिकल रिएक्शंस कितनी इजी से करवा पा रहे हो। केमिकल रिएक्शन हो रही है किसी सॉल्वेंट में तो उसके बाद उसका सेपरेशन का प्रोसीजर तो नहीं मुश्किल हो रहा। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम डिसाइड करें कि हमें कौन से वाला सॉल्वेंट एम्प्लॉय करना है और कौन से वाला सॉल्वेंट एम्प्लॉय नहीं करना। पहला पॉइंट हमने पढ़ा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। दूसरा पॉइंट पढ़ा हमने हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन का। तीसरा पढ़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। चौथा पढ़ा डाइपोल मोमेंट का। और पांचवा हमने पढ़ा किस चीज का? विस्कोसिटी का। So these were the five physical properties of the solvents which helps us in determining that which solvent to be choose or which not to be। ठीक है जी। So अगली क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे that will be types of solvents. If you are having any doubt, you are free to ask in the chat box. Otherwise, we will meet in the next class. So bye bye, take care. See you in the next class.